चलो, सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या फिनिश किया? वी फिनिश्ड अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट? और हमने बताया था कि किस आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर जो आईएनसी है उसमें दो आइडियोलॉजीज बन गई। एक बन गए आपके नरम दल वाले, दैट इज योर मॉडरेटर्स, और एक बन गए आपके गरम दल, दैट इज गुस्से वाले, दैट इज योर एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट के चार इंपॉर्टेंट नाम आर बाल, पाल, लाल एंड औरबिंदो घोष, ठीक है? और आपके मॉडरेटर्स में देवर नंबर ऑफ पीपल हु वर पार्ट ऑफ मॉडरेटर्स, ठीक है? दादा भाई नरोजी, WC बनर्जी, ये सब, ठीक है? नाउ अब कल हमने आपका जब पार्टीशन किया था तो आई टोल्ड यू कि जो बंगाल था उसको किस रीजन के ऊपर पार्टीशन किया गया था? बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस, कि इतना बड़ा बंगाल है और हमसे इसको एडमिनिस्टर हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चक्करों में इन्होंने वेस्ट और ईस्ट बंगाल में इसको तोड़ दिया था। सो वेस्ट बंगाल में कौन सी मेजोरिटी थी? हिंदू मेजोरिटी वॉज एट योर वेस्ट बंगाल। कैपिटल क्या थी वेस्ट बंगाल की? लिख लीजिए, कैलकाटा वॉज मेड एज द कैपिटल। सो जो वेस्ट बंगाल था हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया, उसकी कैपिटल बना दी इन लोगों ने कैलकाटा, ठीक है? और ईस्ट बंगाल की क्या कैपिटल बनी? ढाका, ठीक है? सो ढाका बनी आपकी ईस्ट बंगाल की, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी रहती थी, ठीक है? सो दैट इज ढाका, DACCA, डन, ऑलराइट। नाउ अब आता है द हिस्टोरिक सेशन ऑफ सूरत, जिसको हम प्यार से सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सूरत स्प्लिट। अब हुआ क्या था? अब फ्यू पॉइंट्स हियर टू रिमेंबर, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड। अब ये पता चल गया हमको कि मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट की आपस में नहीं बन रही, आइडियोलॉजीज में डिफरेंस आ चुका है। अब इन लोगों ने बोला कि ठीक है, लेट्स गेट ऑन टू एक डेडलॉक सा आ गया था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक अंतिम निर्णय पे पहुंचते हैं और हम सब जो है आकर एक सेशन को वहां जाके मिलते हैं। नाउ मॉडरेटर्स ने जानबूझकर सेशन जो है वो सूरत में करवाया था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि अगर जानते थे कि अगर सूरत में सेशन होगा तो बाल गंगाधर तिलक विल नॉट बी एबल टू प्रिजाइड ओवर द सेशन। अब आप पूछेंगे कि क्यों? जब आईएनसी बनी थी, एंड आई टोल्ड यू अबाउट द 3 P's, देयर वाज वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज कि जो जिस जगह पर भी अगर सूरत में कोई भी सेशन हो रहा है तो वहां का जो मेंबर है या मिनिस्टर है, मिनिस्टर तो खैर नहीं है, वहां का जो लीडर है वो उस सेशन को प्रिजाइड नहीं कर सकता। सो बाल गंगाधर तिलक सूरत के लीडर थे, इसीलिए जानबूझ के मॉडरेटर्स ने सूरत में सेशन किया ताकि बाल गंगाधर तिलक को एलिमिनेट कर सके। अब इस सेशन में जब ये पहुंचते हैं तो अगेन नो क्या बोलते हैं उसको, किसी भी तरीके के निर्णय के ऊपर ये लोग नहीं आ पाते, जिसके चलते एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाकर हमारा इंसल्ट ही करना था और हमारी बात नहीं माननी थी तो हमको सूरत के सेशन में बुलाया ही क्यों? जिसके चलते फाइनली मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के दोनों हो गए अलग, और इसीलिए इस सेशन को हम क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे स्प्लिट किसका हुआ? पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है तो याद रखिएगा, स्प्लिट हुआ था आपके मॉडरेटर्स का और एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है? ओके, फ्यू मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस सेशन को अगर बाल गंगाधर तिलक ने प्रिजाइड नहीं किया तो सेशन को प्रिजाइड किया किसने? तो द सेशन वाज प्रिजाइडेड बाय रास बिहारी घोष, नॉट बोस। बोस बाद में आएंगे, ये घोष है। सो रास बिहारी घोष वाज द वन जिन्होंने इस सेशन को प्रिजाइड किया था, और फाइनली यहाँ पे क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। सो एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कि ये सेशन नागपुर में हो ताकि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से कोई एक बंदा प्रेसिडेंट बन जाए जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन द सेशन वाज डन एट सूरत, जहां पे रास बिहारी घोष बनते हैं आपके प्रेसिडेंट, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, ठीक है? ओके, आप मुझे बताइए कि दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस क्या आया था? रेवोल्यूशनरी स्टाइल वो बाद में आएगा आपका, वो 1911 के बाद का जो है दैट इज अ रेवोल्यूशनरी फेज, जिसमें आपके हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, नेताजी के बारे में पढ़ेंगे। सो रेवोल्यूशनरी फेज नहीं आप इसको कह सकते। सिंपल यार, नो
यस, दिस इज द एक्चुअल थिंग कि मॉडरेटर्स चाहते थे कि अनरेस्ट कहाँ है, बंगाल में है, तो जितना भी स्वदेशी मूवमेंट है, स्वराज तो खैर अपने अडॉप्ट कर, स्वदेशी मूवमेंट को कहाँ रखो। देखो स्वदेशी मूवमेंट इज एंटी पार्टीशन मूवमेंट, तो उन्होंने बोला कि उस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को पूरे इंडिया पे लॉन्च करो, लेकिन मॉडरेटर्स ने बोला कि नहीं, जहां प्रॉब्लम है वहीं पर रहने दो, इसीलिए इनकी आइडियोलॉजीज में फर्क आ गया था। ठीक है, सो अब क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट होगी इनटू मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, और इसके बाद 1907 से लेके 1911 तक, और उसके बाद भी, क्योंकि जो आपके बाल गंगाधर तिलक है वो आपके 1917 में जाके कहीं जेल से बाहर आए थे, सो इन पे इतने मैसिवली इनको इलीगल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिया, इनको ऊपर दुनिया भर के जो है बुरी चीजें इनके साथ की गई, बुरी चीजें इन अ वे लाइक इनके ऊपर जुल्म की गए, ठीक है, इनको इलीगल बोल दिया गया, और जिसके चलते मैक्सिमम जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे ना, उन सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, ओके, अगर आपको पूछा जाए, नाउ इफ यू सी, तिलक वाज अरेस्टेड एंड वाज सेंट फॉर 6 years imprisonment इन बर्मा। नाउ ये तो आप, जब मैं आपको होम रूल लीक करवाऊंगी तो उसमें आपको एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करवा दूंगी, बट एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि हु among the following is known as the father of India's या Indian unrest, तो कौन है वो, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सो अगर पूछा जाए कि किनको माना जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, सो इट इज बाल गंगाधर तिलक। क्यों माना जाता है, क्योंकि हम आगे भी करेंगे कि जब ये आए थे, इन्होंने जितना हो सके हिंदू फेस्टिवल्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, इन्होंने गणपति पूजा को प्रमोट किया, इन सब चीजों को प्रमोट के चलते इन्होंने बोला कि यार ये तो एक तरीके के क्या हो गए, कम्युनल हो गए हैं, कि ये हिंदू इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, that is the Council Act of 1909. Now before going to the Council Act of 1909, अभी मैंने एक बड़ा जबरदस्ती चीज बोली है, that is हिंदू इंटरेस्ट। मतलब अब यहाँ पे इंटरेस्ट में भी फर्क आ गया है, that is मुस्लिम इंटरेस्ट एंड हिंदू इंटरेस्ट। Now what is this हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट? अब 1906 में सिर्फ स्वराज को एडॉप्ट नहीं किया गया था, 1906 में एक और बहुत बड़ी चीज बनी थी, दैट इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आपके नोट्स में ये नहीं दिया गया है, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, सो 1906 में बनी है आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आई विल मेक यू राइट, आप सिर्फ अभी 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लिखो, आई विल मेक यू राइट कि किसने इसको फॉर्म किया, सब कुछ आई विल मेक यू राइट। नाउ बिफोर राइटिंग आई विल एक्सप्लेन यू कि हुआ क्या था 1906 के टाइम पर। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज हु वाज द वाइसरॉय, सो द वाइसरॉय वाज लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा, जब मुस्लिम लीग बनी थी उस टाइम पे वाइसरॉय वाज लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो वाज एट शिमला, और उसके पास मुस्लिम का एलीट क्राउड या एलीट लीडर्स जो है वहां पर जाके उनसे मिलते हैं, दैट इज called as Shimla deputation. So एक deputation जाती है which was headed by Aga Khan III. So आगा खान थर्ड के द्वारा एक शिमला डेप्यूटेशन को लेके जाते हैं, और यहाँ पे कौन जाते हैं, आपके मुस्लिम एलीट्स जाते हैं। जब आगा खान थर्ड वहां पे जाते हैं तो बात करते हैं मुस्लिम इंटरेस्ट्स के बारे में, कि अब हमको भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो ताकि हमको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। किस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमारे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे नहीं, कि जितने हम नंबर में है उसके हिसाब से हमको स्ट्रेंथ मत दो, लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमको स्ट्रेंथ चाहिए। जिसके चलते लॉर्ड मिंटो जो है वो इनको क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम इसके बारे में सोचने वाले हैं। इसी के साथ आगा खान थर्ड कहते हैं कि जस्ट फॉर पुटिंग फॉरवर्ड द पॉइंट्स फॉर मुस्लिम इंटरेस्ट, हमको भी आईएनसी की तरह एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पहला चीज जो याद रखनी है, आई मेक यू राइट, दैट इज कि डेप्यूटेशन कहां गया था, डेप्यूटेशन गया था आपका शिमला। Second point to remember is who was the viceroy. So the viceroy was Lord Minto. Deputation को lead किसने किया था? It was led by Aga Khan III. और फाइनली 1906 में
ढाका में आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत हो गई। नाउ अब जरा सोचा जाए कि आईएनसी में तो ऑलरेडी इनको बहुत जूते पड़ गए थे कि आप लोगों ने आईएनसी कैसे बनने दी। फिर एओ ह्यूम्स ने कहा कि वो थाई डफर, रिमेंबर डफरिन था तो डफर था ना, तो उसने बोला वो तो थाई डफर, तो उसने बनने दिया। ठीक है, अब बताओ मुस्लिम लीग बनने क्यों दी? रिमेंबर दैट इज डिवाइड एंड रूल। जो इनको जूते 1857 में पड़े थे वैसा फिर से माहौल ना बन जाए और हिंदूज और मुस्लिम्स फिर से यूनाइट होके हमारे अगेंस्ट ना आ जाए, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, इनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के चलते इनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने दो। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिवाइड एंड रूल। सेकेंड पॉइंट ओवर हियर इज, इसके अलावा और क्या रीजन था? जरा सोचो क्या रीजन हो सकता है। वो तो डिमांड किया ना, वो तो इन्होंने दिया, पर देने की वजह पहला तो डिवाइड एंड रूल, वेरी गुड। इसके अलावा जरा सोचो कल क्या बताया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन्होंने बोला कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे देंगे, आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बना लो, प्रोवाइडेड आप हमको पार्टीशन ऑफ बंगाल में सपोर्ट करो। इनको बेवकूफ बनाया गया, मतलब बेवकूफ तो क्या, उस टाइम पे हालात ही अलग थे, तो इनको बोला गया देखो हम तो आप ही की इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक हमने सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बना दिया हुआ है, तो आप क्या करो, हमको सपोर्ट करो पार्टीशन ऑफ बंगाल में और उसके बदले आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत कर लो, जिसके चलते 1906 में फाइनली आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत हो गई। राइट इट डाउन, लिखिए इन अक्टूबर 1906, in October 1906, a group of Muslim elites ELITES, elite crowd होता है ना, पढ़े लिखे लोग, वो ठीक है, a group of Muslim elites called the Shimla deputation, called the Shimla deputation, led by Aga Khan, that is third, Aga Khan third, to meet Lord Minto, और ब्रैकेट में लिख दीजिए वाइस रॉय ऑफ इंडिया। and demanded separate electorate for Muslims। ठीक है, सो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए मांगा? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा। फुल स्टॉप। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was formed at Dhaka, ठीक है, with Aga Khan III as the presiding officer or president, with Aga Khan III as the president। फुल स्टॉप। हाँ जी, फुल स्टॉप। आगे लिखिए some of the major नहीं, इंपॉर्टेंट लिख लो, some of the important leaders of the league were, एक तो आपके आगा खान, लिखिए नवाब सलीमुल्लाह, कॉमा नवाब मोहसिन उल मुल्क,
and Waqar ul Mulk. Waqar ul Mulk. So these were some of the prominent leaders of the Muslim League who helped in the formation of Muslim League. Now हम आगा खान थर्ड का नाम इसीलिए इतना ज्यादा लेते हैं। इससे पहली बात तो देखो किसी एक के कंट्रीब्यूशन से कुछ होता नहीं है, एक इन्होंने डेप्यूटेशन को लीड किया था, लेकिन अकेले थोड़ी ना कोई मुस्लिम लीग बना सकते थे। सो देयर वर लॉट ऑफ अदर नेम्स आल्सो एसोसिएटेड विद इट, बट ऑफ कोर्स ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसीलिए इनको क्या माना जाता है, एज द फाउंडिंग फादर या फाउंडिंग मेंबर। इसी के साथ नवाब सलीमुल्लाह इज आल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स जिनको एज अ फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग माना जाता है। नाउ डिड आई मेक यू राइट कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? बिल्कुल, वहां पे ब्रैकेट में लिख दो कि ये मीटिंग हुई कहां पे थी। ये एक एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का, लिखिए कराची में हुआ था इसका फर्स्ट एनुअल सेशन, कराची। सो कराची में हुआ था क्या, इसका फर्स्ट एनुअल सेशन। सो द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड एट कराची। एंड वेयर वाज इट फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड एट ढाका। केएस का क्वेश्चन है इस साल का, ठीक है, कि मुस्लिम लीग कहां बनी थी। एम आई क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। नाउ आगा खान थर्ड, ठीक है, ओके। नाउ आगा खान वाज बेसिकली अ टाइटल। आगा खान एक टाइटल था जो दिया जाता था, बट इनका हो सकता है आपको आगा खान थर्ड ना दिया हो, आपको कोई और नाम दिया हो जो इनका असली नाम था। सो आप वो भी लिख लीजिए कि आगा खान का एक्चुअली नाम क्या था, बिकॉज आगा खान वाज बेसिकली अ टाइटल। लिखिए, सर सुल्तान मोहम्मद शाह। सर सुल्तान मोहम्मद शाह was actual name of Aga Khan III. Am I clear? हो गया? अब हम जाएंगे इस हिस्टोरिक बैकग्राउंड को पढ़ने के बाद, अब आएगा आपका 1909 का एक्ट, दैट इज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। पॉइंट्स टू रिमेंबर, नंबर 1 पॉइंट इज हु वाज मॉर्ले? मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। आप बताइए मस्टर्ड जैकेट मुझे जरा, कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का ऑफिस कहां था? जिसको आपने सबने मस्टर्ड जैकेट पहनी है, बताइए आप ही। अरे मुझे देख कैसे रहा है, आप रेड वाले के, हाँ बताओ ऐसे फिर से बोलना जरा। ही साउंडेड सो ब्रिटिश, फिर से बोलो। लंदन, वेरी गुड, ठीक है। सो लंदन में था इनका ऑफिस। एंड हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कैबिनेट? 15 मेंबर्स वर देयर, और उनका चेयरमैन यूज्ड टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। वेरी गुड, ठीक है। अब मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मिंटो वाज द वाइस रॉय। नाउ व्हाट वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स? पॉइंट 1 टू रिमेंबर इज, जो मैंने आपको बता दिया, इसी के ही साथ पहली बात तो यहां पे मेंशन नहीं है, पर आप लिख लीजिए, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो लिखा है, ओके। सो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट फॉर मुस्लिम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि गवर्नर जनरल और द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड किया गया। अब वाइस रॉय तो पता है सबको, ये खत्म हो चुका है, तो ये कहां से आ गया? याद रखिएगा, इन नोट्स में तो आपको गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बता दिया गया है, किताबों में आपको सिर्फ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया जाता है। याद रखिएगा, जब वाइसरॉय बैठता था इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो उसको वाइसरॉय नहीं गवर्नर जनरल के साथ ही एड्रेस किया जाता था। सो अगर आप किताबें पढ़ेंगे वहां गवर्नर जनरल दिया हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज, गवर्नर जनरल मींस वाइसरॉय ऑफ इंडिया ओनली। इट वाज जस्ट कि जब वो बैठता था आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो उसको गवर्नर जनरल के साथ एड्रेस किया जाता था। सो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया और यहाँ पे इंडियंस को भी डाला गया। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 सीट्स थी जो रखी गई थी इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें से 1 सीट थी जो इंडियन को दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन बने ऐसे पहले आदमी जिन्होंने इंडियन जो इस काउंसिल को ज्वाइन किया था, दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। So Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to be a part of the Viceroy's Executive Council. Clear हो गया?
चलो नाउ बिफोर गेटिंग ऑन फर्दर, पहली चीज तो आता है आपका सेपरेट इलेक्ट्रोलेट की। ये सेपरेट इलेक्ट्रोलेट था क्या? सेपरेट इलेक्ट्रोलेट और रिजर्वेशन में बहुत फर्क है। अभी के लिए आप सेपरेट इलेक्ट्रोलेट याद रखो, जब मैं आपको गांधी इरविन पैक्ट पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब मैं आपको बताऊंगी कि रिजर्वेशन में और सेपरेट इलेक्ट्रोलेट में क्या फर्क है। अभी क्या याद रखना है? सिर्फ सेपरेट इलेक्ट्रोलेट याद रखो। नाउ एक और प्रॉब्लम यहाँ पे जो थी वो ये थी, आप बस इसको याद रख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। हमारे यहाँ पे सिर्फ सेपरेट इलेक्ट्रोलेट नहीं था, दो चीजें थी, एक था सेपरेट इलेक्ट्रोलेट और एक था क्लास इलेक्ट्रोलेट। व्हाट इज क्लास इलेक्ट्रोलेट? एक class of people could vote in the elections. This was class electorate. हमारे यहाँ पे class electorate नहीं है, हमारे यहाँ पे free, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। अगर आप देखेंगे कभी भी जब टीवी में रिकॉर्डिंग वो दिखाते हैं ना रिपोर्टर, तो जितनी भी थोड़ी मार्जिनाइज्ड लोग होते हैं, गरीब जनता सबसे पहले पहुंची होती है वोट देने के लिए, ठीक है। सो उस टाइम पे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, विमेन के पास तो वोटिंग का राइट भी नहीं था। यहाँ पे सिर्फ वो इनकम के बेस के ऊपर इन्होंने इलेक्शंस में आप वोटिंग कर सकते थे। प्रॉब्लम वॉज कि मुस्लिम्स की जो इनकम थी फॉर क्लास इलेक्टोरेट वो बहुत कम रखी गई, और हिंदूज के लिए जो वोटिंग थी वो बहुत ज्यादा रखी, बहुत ज्यादा नहीं मतलब इनकम के कंपैरिजन में इनका ज्यादा था हिंदूज का और मुस्लिम्स का कम था। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से जो आईएनसी थी वो खुश नहीं थी, क्योंकि आईएनसी ने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करना इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द यूनिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पे कम्युनल चीजें जो है वो आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको पूरा का पूरा कंडेम किया और इसको बोला कि ये जो रिफॉर्म आया है इट इज नॉट एट ऑल सैटिस्फैक्टरी। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो नाउ यहाँ पे दिया है आपका गदर पार्टी एंड देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पहले हम गदर पार्टी कर लेते हैं आपकी और फिर हम जाएंगे आपका ओके। सो आईएनसी ने कंडेम कर दिया जी आपका 1909 का एक्ट। उन्होंने बोला कि ये तो बकवास एक्ट है, ये तो एक तरीके से हमारे ऊपर कम्युनल वायलेंस करने की, कम्युनल चीजें इंट्रोड्यूस करने की बात है। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे आपका कि इसके बाद क्या हुआ। 1911 में क्या चेंजेस आए जिसके चलते इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को वो कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, बंगाल एक ही रहेगा। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई थी 1911 में, वो हम कल करेंगे। आज पहले हम आपका गदर पार्टी करेंगे और आपका इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दैट इज द कोमागाटोमारो इंसिडेंट, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ गदर पार्टी की बात की जाए तो याद रखिएगा गदर पार्टी का एक्चुअल नेम वाज नॉट गदर पार्टी, द एक्चुअल नेम वाज पैसिफिक कोस्ट इंडियन एसोसिएशन। लिखिए, द एक्चुअल नेम ऑफ द गदर पार्टी वाज पैसिफिक कोस्ट इंडियन एसोसिएशन। coastal areas, coast Indian Association. The actual name of the Gadar party was Pacific Coast Indian Association. ठीक है, अब 1913 में ये फॉर्म हुई थी गदर पार्टी। अब इसका नाम गदर पार्टी इसलिए रखा गया क्योंकि गदर वाज एक्चुअली अ वीकली जो बताती थी जो भी चीजें इंडिया में हो रही हैं हम इंडियंस के साथ। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द वीकली ऑफ द गदर पार्टी? द नेम ऑफ द वीकली वाज गदर, और इसी गदर वीकली के ऊपर जो नाम है वो पैसिफिक कोस्ट से बदलकर गदर पार्टी रख दिया गया। नाउ आप किसी एक बंदे को इसका फाउंडर नहीं कह सकते, बट सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द गदर पार्टी वर योर लाला हरदयाल, भगवान सिंह, सोहन सिंह बखाना। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट और द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द गदर पार्टी। इसी के ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे था। सो द हेडक्वार्टर्स वर एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए। सो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया इन यूएसए वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गदर पार्टी। ठीक है जी, ओके।
नाउ गदर पार्टी इसलिए लाइमलाइट में आई थी क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अभी कल वर्ल्ड वॉर भी आ जाएगा 1914 से लेकर 18 तक, उस टाइम पे गदर पार्टी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया था इंडियंस को, और इनका बहुत बड़ा योगदान था रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि उन्होंने जो भी है ब्रिटिश को इंडिया से धड़ क्या होता है धड़, हाँ वहां से उखाड़ने के लिए उन्होंने बहुत, हाँ बिल्कुल जड़ से, ओ सॉरी धड़ क्या होता है, जड़ से उखाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा प्रयत्न किया था। सो यहाँ से जो गदर पार्टी है वो आपकी मशहूर हुई थी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गदर मूवी देखी है, वो इसी के ऊपर बनी है। चुप करो यार, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, सोचना नहीं, ठीक है, मजाक है। तो गदर पार्टी जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है सनी देओल के साथ और वो पंप उखाड़ने के साथ। सो ये बिल्कुल अलग है और ये गदर पार्टी बिल्कुल अलग है, ठीक है। सो पॉइंट 1 टू रिमेंबर, कब बनी थी, 1913। व्हाट वाज द एक्चुअल नेम, द पैसिफिक कोस्ट इंडियन एसोसिएशन। नंबर 3 पॉइंट टू रिमेंबर इज वेयर वर द हेडक्वार्टर्स, तो द हेडक्वार्टर्स वर एट, वेरी गुड। अब एक और चीज याद रखिएगा, देवर कच्ची सोनी नहीं था भाई, कौन है ये कच्ची सोनी वाला, आज तो बता ही दो। हाँ हाँ जी, ये देखो, ये हेडक्वार्टर, ये रहा हेडक्वार्टर, ठीक है। हेडक्वार्टर बेसिकली क्या होता है ना, ऑफिस का नाम थोड़ी होता है, ऑफिस का नाम तो गदर पार्टी का ऑफिस है ना, राइट। तो ऑफिस का नाम कुछ नहीं, बट वो ऑफिस है कहाँ पे, सो द ऑफिस जो जहां पे इनका हेडक्वार्टर था, मतलब देखो हेडक्वार्टर बेसिकली ऑफिस भी नहीं कह सकते, हेडक्वार्टर मतलब एक ऐसी जगह जहां पे पूरी प्लानिंग किया जाता है और आगे कैसे काम करना है उसके बारे में बात किया जाता है। सो वो था आपका सैन फ्रांसिस्को में। नाउ याद रखिएगा, गदर पार्टी के अलावा देवर नंबर ऑफ एसोसिएशंस जो इंडिया के लिए काम कर रही थी, पर इंडिया में काम नहीं कर रही थी, इंडिया के बाहर काम कर रही थी, एंड गदर पार्टी वाज आल्सो वन ऑफ those associations. Clear? Now अब inspired by the Ghadar party, 700 men of the 5th Light Infantry revolted against the leadership of Chishti Khan. You can eliminate, it's not very important to remember. Now what all you need to remember is what was the Komagato Maro incident. Now Komagato was basically a name of a ship. ये एक शिप का नाम था which was a Japanese ship. तो एक जापानीज शिप का नाम था कोमागाटो। Now इस शिप के अंदर आपके 370 पैसेंजर्स जो थे वो लिए जा रहे थे। कहां से लिए जा रहे थे? सिंगापुर से लेके वैंकूवर, दैट इज प्रेजेंट डे कनाडा, वहां पर लिए जा रहे थे। अब ये जैसे ही कनाडा की कोस्ट पे पहुंचते तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, बिकॉज उस टाइम पे दे वर इन सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो वो बोलते कि हम यहाँ पे इनको उतरने नहीं देंगे। हिंदू जो इन पैसेंजर्स में से हिंदूज थे, दे वर नॉट अलाउड कि वो कोस्ट पर उतरे, या इसके अलावा जो मुस्लिम्स थे उनको अलाउ कर दिया गया। कोई 56-52 पैसेंजर्स इनको अलाउ कर दिया गया, 56-52 नहीं, हाँ इतने ही थे जिनको अलाउ कर दिया गया कि आप अंदर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकियों को उसी कोस्ट से वापस शिप में भेजा गया। अब आप ये मत सोचिएगा तो क्या हो गया भेज दिया गया, तो जस्ट इमेजिन उस टाइम का जमाना, देखो इनको कितना टाइम लगा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अंदर क्रूज था, कि अंदर शैंपेन भी मिल रही है, अंदर डांस भी हो रहा है, स्विमिंग पूल भी है, ऐसा कुछ नहीं था। वो उनको एज अ पैसेंजर्स, मतलब एक तरीके का उनको, देखो दे वर कॉलोनाइज्ड पीपल राइट, तो इनके पास कोई भी सुविधा तो थी नहीं, खाने को नहीं मिलता था, आपस में पता नहीं कितना बड़ा शिप था कितना नहीं था, कैसे वो किन कंडीशंस में उस शिप में थे। तो 2 महीने बाद जब इनको वैंकूवर से निकाला गया, 2 महीने लग गए इनको कैलकटा पहुंचते, और जैसे ही ये कैलकटा पहुंचते हैं उसमें से काफी ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो मर जाते हैं, और जब ये पैसेंजर्स दे क्या कहते हैं उतरते हैं ये आपके कैलकटा में, वहां पर पुलिस वालों के बीच में और पैसेंजर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, लड़ाई क्यों हुई? इन पैसेंजर्स को बोला गया कि उठो, अब अपना उठाओ बोरिया बिस्तर और जाओ वापस पंजाब, क्योंकि मैक्सिमम पीपल जो ये पैसेंजर्स थे, मैक्सिमम पीपल वर फ्रॉम पंजाब, तो इनको बोला गया जाओ वापस पंजाब। तो इन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ लड़ाई कर दी, और ये जो इंसिडेंट है उसको बोला जाता है बज इंसिडेंट। क्या बोला जाता है? बज इंसिडेंट।
बच वॉज बेसिकली द नेम ऑफ द प्लेस जहां पर पुलिस वालों के बीच में और इन पैसेंजर्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। एक बारी मैं यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख रही थी, उसमें पूछा गया था कि बच इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो उसमें बहुत से ऑप्शंस थे, 3-4, एंड कोमागाटोमारो इंसिडेंट वाज द करेक्ट आंसर कि इसी इंसिडेंट या इसी इंसिडेंट में बच इंसिडेंट जो है इट टुक प्लेस। ठीक है, इनिशियली कोमागाटोमारो इंसिडेंट वाज नॉट समथिंग जो हम इतना पढ़ते थे, बट 2018 या 2017 आई एम नॉट श्योर, उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडियो, हु इज जस्टिन ट्रूडियो, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से माफी मांगी थी फॉर द कोमागाटोमारो इंसिडेंट, एंड अगेन दिस कोमागाटोमारो इंसिडेंट केम इनटू न्यूज। तो इसीलिए कोमागाटोमारो इंसिडेंट को याद रखना है। और माफी किसने मारी थी? जस्टिन ट्रूडियो ने माफी मांगी थी। एम आई क्लियर? ओके रिपोर्ट, बोलो बोलो कुछ तो, चलो ठीक है जी। जस्टिन ट्रूडियो कौन है जी? आपने फोटो नहीं देखी इनकी? जस्टिन ट्रूडियो, ठीक है, 2017 या 18 की बात है, आई एम नॉट श्योर, बट 2-3 साल पुरानी बात है। ठीक है, सो कैनेडियन गवर्नमेंट ने माफी मांगी है इंडिया से, और क्यों मांगी है? फॉर द कोमागाटोमारो इंसिडेंट, एंड विच इज द इंसिडेंट रिलेटेड टू इट, दैट इज द बच इंसिडेंट, जो बेसिकली एक तरीके की झड़प हो गई थी पुलिस वालों के बीच में और इन पैसेंजर्स के बीच में, जब पैसेंजर्स को बोला गया कि उठाओ अपना बोरिया बिस्तर एंड गो बैक टू पंजाब। क्लियर? नाउ देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो पता है क्या है, पहली बात तो देखो इस टाइम पे क्या चल रहा है, ये 1915 की बात है। सो 1915 में वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, सो वो पैसेंजर्स जिनको जो किसी भी तरीके का गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें या कुछ भी, तो उनको उठा के सबसे पहला काम क्या करते थे? उनको भेज दिया जाता था। सो ये वही पैसेंजर्स थे जिनको यहाँ से निकाला गया हुआ था, या फिर ये वो पैसेंजर्स थे जो एक्चुअली कहीं और पे एज लेबर्स की तरह, इंडेंचर्ड लेबर्स की तरह काम कर रहे थे। तो ये सब पैसेंजर्स थे जो इसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे। क्लियर? चलो, next up we have is the first world war and the Indian response, that is 1914 से लेके 1919. Before getting on to the first world war, we need to understand and talk about a very important name जिसकी एंट्री कब हुई है? 1900। गांधी जी, गांधी, ठीक है, ओहो, ठीक है जी। तो 1915 में एंट्री हुई है आपके फादर ऑफ द नेशन, दैट इज महात्मा गांधी। नाउ महात्मा गांधी इन इंडिया पढ़ने से पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी इन, वेरी गुड, तो हम पहले बात करेंगे महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो ना ही वो महात्मा थे और ना ही वो फादर ऑफ द नेशन थे, वो सिर्फ क्या थे? मोहनदास करमचंद गांधी, जो बेसिकली इंग्लैंड से अपनी एडवोकेट या फिर लॉयर की पढ़ाई कर आए थे, एंड ही वाज अ बैरिस्टर व्हेन ही केम बैक टू इंडिया। 1893 की बात है जब एक आदमी, दैट इज दादा अब्दुल्ला, उन्होंने, वो साउथ अफ्रीका में एक अच्छे लेवल के मर्चेंट थे, और उन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को कि आप मेरे पास यहाँ पर आ जाओ और मुझे मेरे क्या बोलते हैं उसको, लीगल कामों में हेल्प करो। क्योंकि गांधी जी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, तो उनको पता चल गया था कि यहाँ पर तो मेरा कुछ ज्यादा जो है फलने फूलने का यहाँ पे चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने लॉयर्स की तो बड़ी बुरी हालत थी और ना ही उनको कोई इतना अच्छा पे स्केल या कोई भी एक प्रमोशन का कोई भी चांस था। सो गांधी जी ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा और 1893 में कहाँ पहुंच गए? साउथ अफ्रीका में पहुंच गए। गांधी जी के द्वारा क्या क्या चीजें करी गई है वो आपको याद रखना जरूरी है। डायरेक्ट पेपर्स पे पूछा जाता है कि टॉलस्टॉय फार्म किसने बनाया, इंडियन ओपिनियन किसने बनाया, तो ये चीजें हम करेंगे कल। बट उससे पहले गांधी जी के लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया कि गांधी जी जो सिर्फ एक लीगल एडवाइजर की तरह वहां पे गए थे, वहां जाकर इतना बड़ा नाम बन गया। गांधी जी जब वहां जाते हैं, नाउ साउथ अफ्रीका को समझने के लिए ना दो चीजें समझनी जरूरी है कि साउथ अफ्रीका वाज नॉट आज का साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। साउथ अफ्रीका भी दो हिस्सों का था, दैट इज नेटल, जिसमें आपका केप टाउन वगैरह वो वाला एरिया जाता है, और दूसरा एरिया जो था वहां पे आपके पीजेंट्स काम करते थे।
जिनको प्यार से बोयर कहा जाता था। सुना है फर्स्ट बोयर वॉर, सेकंड बोयर वॉर, हाँ कि ना? सुना नहीं? वेरी गुड, नहीं सुना तो बड़ी अच्छा काम किया, ठीक है। सो बोयर्स वर बेसिकली दो सीजन्स जो एक हिस्से में काम कर रहे थे और एक हिस्सा था आपका नाटल वाला। कॉलोनी जो सबसे ज्यादा अपने जोर शोर में थी वो थी आपके नाटल वाले एरिया में। सो बोयर्स जो थे बेचारे गरीब जनता थी और वहां पे वो अपना काम वगैरह कर रहे थे। लेकिन 1890s में एक बड़ी अतरंगी सी चीज होती है कि पीजेंट्स जब यहाँ काम कर रहे थे खुदाई वगैरह, तो वहां मिल जाता है डायमंड। डायमंड मिल जाता है और ब्रिटिशर्स जिनकी नजर नाटल पे थी अब पड़ जाती है बोयर्स के ऊपर, और फिर ब्रिटिशर्स ने बोयर्स के ऊपर भी अपने जुल्म करना शुरू कर दिए। ब्रिटिशर्स के द्वारा दो बोयर वॉर्स जो है वो लड़ी गई हैं। दैट इज द फर्स्ट बोयर वॉर एंड द सेकंड बोयर वॉर। फर्स्ट बोयर वॉर में बोयर्स टर्न्ड आउट टू बी विक्टोरियस और ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सेकंड बोयर वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए। अगर पूछा जाए कि कौन सी बोयर वॉर में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो सेकंड बोयर वॉर में गांधी जी ने साथ दिया था आपके ब्रिटिशर्स का। Important point to remember is Gandhi ji is known as or was known as केसरी हिंद। तो केसरी हिंद का टाइटल जो है वो इनको सेकंड बोयर वॉर में मिला था। सो याद रखिएगा, सेकंड बोयर वॉर में गांधी जी was given the title of केसरी हिंद। ठीक है, टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, क्वीन ने दिया, ठीक है। सो इनको केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था। अब आप बोलेंगे कि हमने तो कभी नहीं सुना, हमने तो सिर्फ फादर ऑफ द नेशन सुना है, महात्मा सुना है, तो ये केसरी हिंद का गया। ये हम पढ़ेंगे आपका जलियांवाला बाग में कि ये केसरी हिंद का टाइटल कहां गया। अभी के लिए इतना याद रखो कि केसरी हिंद, क्योंकि केसरी हिंद अभी न्यूज में भी रहा है। हाउएवर ये न्यूज में रहा है बटरफ्लाई के चलते। कौन सी स्टेट ने केसरी हिंद को अपना स्टेट बटरफ्लाई बनाया है? अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत न्यूज में था। अगर आप देखेंगे उस बटरफ्लाई को, वो बिल्कुल इंडिया के फ्लैग की तरह लगती है, बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई है और ऐसी चुंज है उसकी पूंछ में, ठीक है, तो देख लेना फोटो, ठीक है। सो केसरी हिंद जो बटरफ्लाई है वो स्टेट बटरफ्लाई बनी है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश स्टेट की। एम आई क्लियर? नाउ सो फर्स्ट पॉइंट इज केसरी हिंद का टाइटल दिया गया गांधी जी को बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, वो कल। नाउ बोयर वॉर्स पे जाने के लिए पहले समझ आ गया कि बोयर वॉर्स हुई क्यों थी, ठीक है। अब गांधी जी का नाम जो है वो साउथ अफ्रीका में एक चीज के साथ बहुत जबरदस्त जुड़ा है, दैट इज अपार्थीड। दैट इज व्हाट? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक, इतना क्लियर है। अब साउथ अफ्रीका में दो रंग के लोग नहीं रहते थे, जैसे हमारे यहाँ पे थे ना ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, गोरे बन गए खुद और हमको बना दिया ब्लैक, ठीक है। वहां पर तीन कलर के लोग रहते थे, ब्राउन नहीं यार, ब्राउन, वाह, अब बोलो कि मैम सुनहरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वन वॉज द ब्लैक, नंबर टू वर द कलर्ड एंड नंबर थ्री वर द व्हाइट्स। ब्राउन कहां से यार, हद होगी, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अभी बताते ना कौन कौन से थे ये अतरंगी। सफेद रंग के कौन होंगे जी? गोरे, ब्रिटिशर्स, दे अपने बोले हम तो भाई गोरे हैं, तुम ही काले हो, ठीक है, तो वो बन गए जी गोरे। ब्राउन, सॉरी, कलर्ड थे आपके एशियंस। साउथ अफ्रीका में ऐसे बहुत से लोग थे जो एशिया से जाकर वहां पे लेबर का काम किया करते थे, दैट इज इंडेंजर्ड लेबर्स, जिसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई थी, वो हम करेंगे कल। अभी सिर्फ रंग। सो कलर्ड कौन थे? एशियंस। और काले कौन थे? साउथ अफ्रीका के लोग, हम ज्यादा काले थे ना, सो उनको ब्लैक बना दिया गया और कलर्ड बन गए एशियंस। नाउ गांधी जी वॉज अ बैरिस्टर, वहां पे लीगल काम कर रहे थे। एक बारी वो ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास की ट्रेन में, और वहां पे टीटी, दैट इज टिकट कलेक्टर जो होता है, उसने बोला कि उधर कहाँ जा रहे हो, तो उनको उठाकर बाहर निकाल दिया गया।
गांधी जी अपनी इज्जत और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बचाकर होटल पहुंचे थे और होटल में भी उनको रूम देने से मना कर दिया गया, ये बोल के कि आपकी औकात नहीं है हमारे यहाँ पे एक अच्छा कमरा खरीदने की. That was the turning point in महात्मा गांधी's life when he realized कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना कमाता हूं, अगर मेरी ये हालत है तो ये बेचारे एशियंस की जो यहाँ पे एज इंडेंजर्ड लेबर्स काम कर रहे हैं, जो गरीब जनता है, ये उनके खिलाफ क्या करते होंगे. एंड देन ही रियलाइज्ड कि अपार्थाइड जो है वो कितनी बुरी चीज है और कितनी डीप जो है हमारे इस साउथ अफ्रीका की रूट्स में घुसी हुई है. पीटर मार्टिन्सबर्ग was the name of the station जहां से गांधी जी को धक्के मार के निकाला गया था. And you will be proud to know कि आज उसी स्टेशन के बाहर गांधी जी का स्टैचू है. तो सोचो गांधी जी ने क्या कमाल का काम किया होगा आपके साउथ अफ्रीका में. जब मैं कल आपको बताऊंगी इनके द्वारा क्या क्या किया गया तो आपका भी नाक, ठीक है. I'll see you guys tomorrow. Keep revising and please solve MCQs. ठीक है, समझ आ गया इतना? I'll see you guys tomorrow.